गंगा प्रसाद अकेला आएंगे? मैं आएंगे। अच्छा, एक सुमी लोनी जो है हाँ। उसको भी काट दीजिएगा, ये काट दीजिए उसको। सुमी लोनी करके है ना हिंदी में, वो नहीं आएगी, पानी पड़ रही है। फोन किया था मैंने, गंगा प्रसाद अकेला का SMS आएगा। क्या इसको यहाँ से करता है क्या? हाँ, ऑन हो गया ऑन है। हाँ, ऑन है। रिकॉर्डिंग कहाँ है? बस ठीक है, एक बार यहाँ से रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये होगा, ये है ना उसी पे लगा हुआ रिकॉर्डिंग पे ही, तो इसको एक बार दबाना पड़ेगा। इसको एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है। हाँ बोला। भारतीय राजदूतावास और DP कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन की ओर से आयोजित पोइमांडू के इस 16वें संस्करण के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, हम अभी तक अपनी इस काव्य धारा में के माध्यम से 15 सोपान पार कर चुके हैं और जिसमें आप सभी विद्वान जनों की सहभागिता और सहयोग हमें अबाध रूप से मिलता रहा है। इस कार्यक्रम में हमने नेपाली, हिंदी, नेवारी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली, उर्दू, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में कवियों ने अपने भावों को प्रस्तुत किया है। मित्रों, किसी भी देश या समाज की संस्कृति उसके साहित्य, संगीत और कला में निहित होती है। साहित्य ही हमें उस समाज और देश की समुचित जानकारी देते हैं। अगर वेद, पुराण, उपनिषद न हो तो हम भारतीय या सनातन संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह संगीत और कला भी है। साहित्य हमेशा अपना समकालीन होता है। उस समय घटित हो रही घटनाओं से वह अछूता नहीं रह सकता है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हर कविता का अपना स्वरूप और महत्व होता है, किंतु कालजयी वही कविता होती है जो सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती है। कवि हृदय के कोमल भावों से जो सरिता निकलती है वही गीत और गजल कहलाती है। गीत लिखे नहीं जाते मित्रों, बल्कि कवि हृदय में सुमधुर भावों की जो प्रसव वेदना उठती है वही गीत और गजल बनती है। वही कविता मन के भावों से उत्पन्न होकर वाणी और फिर भाषा में रूपांतरित होती है। वास्तव में कविता की कोई भाषा नहीं होती है, वह तो विशुद्ध भाव होते हैं। भाषा तो उन भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है। संसार में कोई यह नहीं कह सकता कि उसकी भाषा में रची गई कविताएं ही श्रेष्ठ हैं। सभी भाषाओं की कविताएं श्रेष्ठ हो सकती हैं। आपको एक फिल्म आई थी गोपी, बहुत सन 1970 के आसपास। उसमें एक कवि ने एक बहुत अच्छा गीत लिखा था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। लगभग 50 साल पहले की यह फिल्म, और उसमें जो भाव व्यक्त किए थे आज भी लगभग वही बराबर है। तो अब हमारा आज का ये कार्यक्रम, आज की हमारी काव्य सरिता आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16वें संस्करण में पोइमांडू के। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि बाहर इतनी आषाढ़ और सावन की बारिश, रिमझिम बारिश के बावजूद भी आपने अपने इस साहित्य प्रेम को बनाए रखा और हमारे इस कार्यक्रम में आपने सहभागिता की। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भारतीय राजदूतावास में प्रेस, सूचना और संस्कृति विभाग के प्रमुख श्री अभय कुमार जी को कि वो आएँ और अपने 2 शब्द आज के बारे में। मैं आपसे और क्या कर सकता हूँ, इतनी बढ़िया हिंदी में इन्होंने प्रस्तावना रखी है।
तो हम कविता सुने और बारिश में कविता का आनंद लें, उससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो आप सबका स्वागत है। ये हमारा 16वां एडिशन है, 16वां संस्करण है पोएमांडू का। महीने में एक दिन कम से कम जो है काठमांडू पोएमांडू में परिवर्तित हो जाता है और आप सब में सबकी इसमें सहभागिता होती है, सबका सहयोग होता है। आज मैंने ये लिस्ट देखा, नए नए कवियों का नाम देखा और मुझे बड़ी खुशी होगी आज उनकी कविताओं को सुनने के बाद। तो आज की जो पोएमांडू है वो अच्छी हो। आप सबको शुभकामना और स्वागत भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंचासीन होने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्णमान जी को, कृपया आएँ और मंच पर विराजमान हों। वयोवृद्ध हैं हमें और इसलिए हमारा ये नैतिक दायित्व है कि उनको हम मंच जरूर लाएँ। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अभय कुमार जी को कि वो मंचासीन हों और आज की कविताओं का रसास्वादन लें। अब हमारा कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है। सर्वप्रथम मैं I would like to invite Ms. Ujjwala Maharjan. Ujjwala Maharjan, नहीं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ मिस्टर निर्जल महेश गजल नेपाली। इसके बाद मिस्टर प्रवीण बसनेट काजी, कृपया आएँ और इनकी नेपाली कविता का रसास्वादन लें। नेपाली में इनकी कविता है। युवा कवि हैं, युवा भाव होंगे निश्चय। हेलो एभ्रिवान, माय नेम इज प्रवीण। कविताको शीर्षक छ आत्मवृत्तान्त। म भाँडोभरिको पानी भएको छु सतल किनेर अरू बखत लागिरहेको छ। बोल्दा बोल्दै झस्किन्छु कहिले कसैले देख्यो कि लाज अरू बखत लागिरहन्छ। बाघ बनी उड्न मन छ सुरु हावाको तर गुण अझै पानीको। बाघ बनी उड्न मन छ सुरु हावाको तर गुण अझै पानीको। तर चिसो मन बाघ नुनिलो पानी बनेर बग्छ कहिले काहीँ। दायाँ बायाँ हेर्छु आँखा पुस्छ सुस्तरी कसैले देख्यो कि लाज हर बखत लागिरहन्छ। सम्हाल्ने तर कोसिस जारी छ आफूलाई सुख दुःखको जोड घटाउ सम्वेकको गणितबाट। सम्हाल्ने तर कोसिस जारी छ आफूलाई सुख दुःखको जोड घटाउ सम्वेकको गणितबाट। धेरै देखे धेरै भोगे धेरै सिक्ने यो नौटङ्कीहरूको भिडबाट। यहाँ त कोही हात मिलाएर खुट्टा तान्ने, कोही पछ्याएर ठाडमा हान्ने, कोही इमान हारी भौतिकता जित्ने त कोही अङ्गालो हारी घाँटी थिच्ने। यहाँ त कोही हात मिलाएर खुट्टा तान्ने, कोही पछ्याए झै गरी ढाडमा हान्ने, कोही इमान हारी भौतिकता जित्ने त कोही अङ्गालो हारी घाँटी थिच्ने। तर गल्ती मेरै अन्धो म। मैले मात्र साथ देखेँ कोखाको दाँत देख्न सकिनँ। मैले मात्र साथ देखेँ कोखाको दाँत देख्न सकिनँ। समान हेर्ने बानी उच नीच जात देख्न सकिनँ। मौका बराबरीको हुनुपर्छ भन्ने धारणा बोकेँ, तर सबैजना मौकाको फाइदा उठाउने ताकमा रहेछन्। अवसर त कैयौँ देखेँ, तर यहाँका सभ्य जन्तुहरूको मनमा कुण्ठित अवसरवाद देख्न सकिनँ। मलाई धुवाँ पनि उड्न मन छ हावामा, हावाको बहावसँग हावाकै गतिसँग। तर रङ्ग भिन्न मेरो, त्यो रङ्गभेद दुनियाँले के देखिसकन्थ्यो। तैपनि दायाँ बायाँ हेर्छु आँखा पुस्छ सुस्तरी कसैले देख्यो कि लाज हर वखत लागिरहन्छ। थ्याङ्क यू। बहुत सुंदर युवा कवि हैं, युवा जोश के साथ इन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की। बहुत फास्ट थी, मैं थोड़ा अली नेपाली बुझती है लेकिन बहुत फास्ट थी मेरे लिए। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुश्री उर्मिला पंत पांडे जी को। ये हिंदी कविताएं अपनी प्रस्तुत करेंगी। उर्मिला जी की कविताएं पहले भी यहाँ पर प्रस्तुत हो चुकी हैं और अभी पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी। मोहन जी, आपने एक मिस्टेक किया। हाँ। मैं श्रीमती हूँ। हाँ, मेरा पंच पांडे।
धन्यवाद म त हिन्दी गीत ज्ञाता तैपनि लेखिदिएको छु हिन्दी कविता मैले चाहिँ एउटा हिन्दीमा उहाँले हिन्दी कविताको आज कार्यक्रम छ भनेर मेसेज पठाउनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ पहिला लेखिराखेँ एउटा हिन्दी गजल र कविताको मिक्स भावनाले मैले यसलाई चाहिँ गजल भन्ने गरेको छु यसो हेर्दाखेरि गजल जस्तो पनि कविता जस्तो पनि यसको अनुप्रासहरू भएको हुनाले म यसलाई गजल भन्छु र आज यसको पानी परिरहेको बेला पनि छ यसको शीर्षक छ वर्षा धन्यवाद गगन से उतर रही है वर्षा गगन से उतर रही है वर्षा खुशियों का बहार लिए गगन से उतर रही है वर्षा खुशियों का बहार लिए धरती से उभर रही है वर्षा खुशियों का फुहार लिए धरती से उभर रही है वर्षा खुशियों का फुहार लिए नदी बन के बह रही है वर्षा नदी बन के बह रही है वर्षा हरियाली उभार के लिए नदी बन के बह रही है वर्षा हरियाली उभार के लिए सागर बन के थम रही है वर्षा सागर बन के थम रही है वर्षा मोतियों का जुहार लिए सागर बन के थम रही है वर्षा मोतियों का जुहार लिए मुस्कान लेके छा रही है वर्षा मुस्कान लेके छा रही है वर्षा हम सब के प्यार के लिए मुस्कान लेके छा रही है वर्षा हम सब के प्यार के लिए नवजीवन लेके आ रही है वर्षा नवजीवन लेके आ रही है वर्षा सारे संसार के लिए नवजीवन लेके आ रही है वर्षा सारे संसार के लिए धन्यवाद बहुत सुंदर उर्मिला जी आपके इस मौसम के हिसाब से उपयुक्त आपने कविता और गजल कही है तो इस गजल के लिए आपको धन्यवाद अब मैं आमंत्रित गर्न चाहन्छु सर्जु श्रेष्ठ कि नेपाली कवितालाई नमस्कार मेरो नाम सर्जु श्रेष्ठ म आफैलाई मेलोडी डट भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम त यो पोएमा मान्डुमा मेरो कविता प्रस्तुत गर्ने सिलसिला बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद मेरो कविताको शीर्षक छ नायक हराएको कथा शून्यताहरू चिरेर केही लेख्नु भन्छु भेटिँदैन केही आवाज म अन्तर्मन पनि खाली खाली देख्छु समय मृत्यु र मान्छे मिसाएर एउटा कथा बनाएको थिएँ 2-3 पाना अगाडि नसरी अज्ञात रोगले ग्रसित मेरो कथा छिया बनेको छ मेरो कथाको सुपरस्टार नायक लापता भएको छ शब्द सिमानामा उभिएको छु भावना देश चौतापट्टि छेउमा खाली पाना नायक हिँडेको बाटो निहाल्छु उसको पश्चिम महसुस गर्छु फर्किने कुनै छाडकाट देख्दिनँ मेरो कथाको सुपरस्टार नायक फर्किने कुनै छाडकाट देख्दिनँ ऊ पहिलो पटक हराएको सम्झन्छु भर्खर कथा बनेको थियो मेरो नायक भाँडाकुटी लुकुडुम चोर पुलिस व्यस्त हुन्थ्यो नादान परिन्दे सानो पकेट आकाश ज्यादै ठुलो हुन्थ्यो अनि पहिलो पटकको लागि नायक गाए कथा सोचे कथामा अब सपनाहरू मञ्जन गर्नुपर्छ नभन्दै नायक फर्क्यो नवकिशोरी जस्तै निधारमा सानो अभिटिका हे भगवान् तिम्रो शरणमा रक्षा गर मलाई नारदहरू यो नायक बचाउनुपर्छ म खुसी थिएँ परिवर्तित उसका रूपहरू अचम्म गर्थे म खुसी थिएँ परिवर्तित उसका रूपहरू अचम्म गर्थे छेउमा कहिलेकाहीँ बसेर मेरो शब्दहरूसँग लुटुपुटु गर्दै उ भन्थे आऊ एकछिन तिमी र म भावनाका कुरा गरौँ सुनसान यो रातमा एकछिन हामी हल्ला गरौँ देख्नु देखे नदेख्नु देखेर देखेकै भए त्यसपछि फेरि नायक गाए कथा उठ्यो अब नायक तयार छ कथालाई क्लाइमेक्सतिर चलाउनुपर्छ नभन्दै नायक फर्कियो
हल्का छोडिन थालेको कपाल निधारबाट टिका पुछिएको थियो। आकर्षक अनि ऊर्जाशील भएर आएको थियो। त्यसपछि उसले आफै कथा अगाडि बढाउन थाल्यो। अचकित थिए। त्यसपछि उसले आफै कथा अगाडि बढाउन थाल्यो। उसका सोचहरू घर समाज गाउँ जिल्ला हुँदै देशसम्म पुग्थ्यो। उसका आवाजहरू पुल बनेर विकटहरू जोडिन्थ्यो। उसका पूरक बाटो बनेर अभावहरू मेटिन्थ्यो। सुमार्ग, सुचेतना, समाज परिवर्तन बस उसलाई देख्दा लाग्थ्यो। नझरे पनि ताराहरू मिरमिर बिहानी आउन सक्छ। शहीद नबनी सपुतहरू देश बन्न सक्छ। गदगद म मेरो सुपरस्टार नायक मेरो कथा होस्। तेस्रो पटक फर्किँदा अन्जान भएर आएको रहेछ। खुल्दैन थियो त्यति भित्र उसले अज्ञात रोग ल्याएको रहेछ। अलिकति रोग मेरो कथामा सर्यो। एक दिन ऊ भावना देशतिर हानियो। अज्ञात रोगले ग्रसित मेरो कथा छिन छिन हुँदै गयो। शब्द सिमानामा उभिएको छु। भावना देश चौतापट्टि छेउमा खाली पाना निहाल्दैछु। बाटोहरू महसुस हुन्छ फर्किँदैन कहिले। अज्ञात रोगले ग्रसित मेरो कथा सुपरस्टार नायक लापता भएको छ। शब्द शून्यतामा महसुस हुन्छ आज। आखिर सपना बौला काजीको हुन्छ। आखिर सपना बौला काजीको। बहुत सुंदर। चीना हराए को मानसिकता में सुना था। आज इस कथा का नायक ही कोई। वास्तव में इनकी कविता में भाव बहुत उज्जवल भाव है और उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी कविता इसी तरह कलम चलती रहे। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अंबिका कटारिया नेपाली कविता के लिए। अंबिका कटारिया आई नहीं है। उसके बाद मिस हेमंतिका पलिखे इंग्लिश। हेमंतिका पलिखे। आज लगता है सभी लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं क्योंकि इतनी जोर की बारिश हुई है अभी। उसके बाद मिस निर्जला शर्मा। इनका मुना निरोला वैसे नाम है पर एक साहित्यिक नाम इनका निर्मला शर्मा है। आमंत्रित हैं आप अपनी नेपाली कविता के लिए। नेपाली हिंदी। अरे तुम्हारे परछाई से भी भागती रहती हूँ। तुम्हारे परछाई से भी भागती रहती हूँ मैं। उन लम्हों के याद में रात भर जागती रहती हूँ मैं। सच्चा प्यार करती हूँ इसलिए तो खुदा से तुम्हारी सलामती की दुआ मांगती रहती हूँ। म निर्जला शर्मा। मैले एउटा हिन्दी गजल लेखेर ल्याएको छु। धेरै पहिला लेखेको हो। कस्तो हुन्छ सुनिदिनु होला। उसकी मीठी मीठी बातें याद आती है। उसकी मीठी मीठी बातें याद आती है। एक साथ गुजरा हुआ वो रातें याद आती है। उसकी मीठी मीठी बातें याद आती है। सुख दुख बांटने और एक साथ मरने की। सुख दुख बांटने और एक साथ मरने की खुदा से लिया हुआ वो वादे याद आती है। एक साथ गुजरा हुआ वो रातें याद आती है। मेरे होठों के चुम्बन तेरे माथे में पड़ी थी। मेरे होठों के चुम्बन तेरे माथे में पड़ी थी। सपनों में देखी हुई बारातें याद आती है। एक साथ गुजरा हुआ वो रातें याद आती है। प्यार भरा स्पर्श उसका जिस्म पर लगा था। प्यार भरा स्पर्श उसका जिस्म पर लगा था। अकेले में दूर जाते जाते याद आती है। एक साथ गुजरा हुआ रातें याद आती है। उसकी मीठी मीठी बातें याद आती है। एक साथ गुजरा हुआ रातें याद आती है। थैंक यू। धन्यवाद निर्मला जी। वास्तव में नेपाल और भारत कितने साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं इसका उदाहरण यहाँ पर है कि यहाँ पर हमारे नेपाली मित्र भी वो हिंदी में इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। तो हम लोग सांस्कृतिक रूप से तो एक ही हैं लगता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मिस्टर संजीव भारती नेपाली कविता। आइए। Hello everybody, my name is Sanjeev Bharati. नेपाली भनेको थिएँ तर इङ्ग्लिस लेखेर आएँ, सरी। कविताको शीर्षक छ Undressing a Prostitute. We stood close. I was touching her body, her slender body, scratched here and there. I could feel her unseen arms
carpeting those walking bosoms, excused by strange hands. She was cold, head to toe. She was afraid that I would soon leave her, but door knocked and opened. A vulture walked in, who then hooked me out, threw me aside, and pounced upon her. I just sat and watched. Watched her blood being sucked. I just sat, could do nothing. Oh, my poor luck. She was a prostitute, and I being her poor clothes. Thank you. Sorry. ये मनोज फैन को बंद करो, आवाज इससे आ रही। धन्यवाद। कहते हैं जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए कवि। एक कवि के मन के भाव होते हैं कि वो किसी भी अपनी प्रेयसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, उसके भी गुणगान वो कवि कर लेता है। इसके बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मिस्टर प्रवीण तिवारी, नेपाली कविता के लिए प्रवीण तिवारी। आज हमारे पास अधिकतर युवा कवि हैं और युवा जोश उनकी कविताओं में हमें देखने को मिला। थैंक यू। मेरो एउटा सानो रचना छ, हुन त रचना आफैमा सानो हुँदैन। श्रीलङ्काको बाघ नेपाल आएछ, नेपालको ढुकुर ढाका गएछ। श्रीलङ्काको बाघ नेपाल आएछ, नेपालको ढुकुर ढाका गएछ। हिजो मात्रको कुरा यहाँको फिस्टे चरो फ्रान्स पुगेछ। हिजो मात्रको कुरा यहाँको फिस्टे चरो फ्रान्स पुगेछ। बिना पासपोर्ट, बिना भिसा। कस्तो सोचाइ जनावरमा, कस्तो सोचाइ जनावरमा, कस्तो आत्मीयता, कस्तो सामिप्यता। हामी सर्वश्रेष्ठ मानिस, हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस। थुक्क हामी, कति संकीर्ण सोच, कति संकुचित भावना, कति संकीर्ण सोच, कति संकुचित हामी। एक देशबाट अर्को देश जान बन्देज छौँ, एक देशबाट अर्को देश जान बन्देज छौँ। मेरो आफ्नै संसार, म जहाँ जाउँ कसलाई के हुन्छ। मेरो आफ्नै संसार, म जहाँ जाउँ कसलाई के हुन्छ। यहाँ त्यस्तो हुँदैन, हामी हस्तक्षेपमा छौँ। यहाँ त्यस्तो हुँदैन, हामी हस्तक्षेपमा छौँ। अनि मैलाई गलत भन्छन् यहाँ, अनि मैलाई गलत भन्छन् यहाँ। पागलको तकमा भिराइदिन्छन्, मैलाई खराब अनि दूषित भनी एक श्रेणी मेरो गिराइदिन्छन्। मैलाई खराब अनि दूषित भनी एक श्रेणी मेरो गिराइदिन्छन्। अनि मलाई भन्न मन लाग्छ, अनि मलाई भन्न मन लाग्छ। हामी सर्वश्रेष्ठ स्वयं आफैले घोषणा गरिएका, हामी सर्वश्रेष्ठ स्वयं आफैले घोषणा गरिएका। संकीर्ण सोच, संकोचित भावनाले भरिएका। व्यवहारमा सुन्ने केवल भनाइमा, व्यवहारमा सुन्ने केवल भनाइमा। मानिस आफू आफैलाई सर्वश्रेष्ठ भनेका छन्। बोलीले हुन्न, व्यवहारमा देखाउनु पर्छ। बोलीले हुन्न, व्यवहारमा देखाउनु पर्छ। जसरी पशु आज सर्वश्रेष्ठ भनेका छन्, जसरी पशु आज सर्वश्रेष्ठ भनेका छन्। धन्यवाद। धन्यवाद। वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और कहते हैं कि वो हमेशा पीढ़ियों में जकड़ा रहता है, कभी देश के, कभी काल के, कभी समाज के। और लेकिन हम लोग यहाँ पर कवि सम्मेलन में हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, हिंदी के महाकवि हुए हैं, कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसी कविता से जो कवि हृदय से निकलती है और उसी कविता का हम रसास्वादन यहाँ कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रश्मि असफल नेपाली कविता है। रश्मि, मिस्टर विवेक अधिकारी ये नेपाली कविता करेंगे। आई नमस्कार, मेरो नाम विवेक अधिकारी। मेरो कविताको शीर्षक हो समाधि। मौनता मौनता मौनता, बेरेर हेर मौनताको फेता, समातेर हेर तिम्रो अनुहार, छरेर हेर बिजाक्षरको रेकी आफू वरिपरि, शान्ति शान्ति शान्ति। फाँडेर हेर युक्लिप्टसका झ्याङ जस्ता तिम्रा विचारको विचारहरू, वर्षाउ आफूभित्र अर्केस्ट्राका टुक्राहरू। सन्यासी डुब त्यो अनाहत नादमा, त्यो ब्रह्मनादमा। उन्मत्त भएर जिब्रोले चाट्छ प्रत्येक मान्छेको आलो रगत। संहार गर त्यो भैरवलाई, भाँचेर हेर त्यसको कुरूप नलिहाड, बनेर हेर सच्चिदानन्द एक विशुद्ध बोध। सन्यासी तिमी समय हो आफैमा,
समयहीन समयको शून्य समय जो हराउँछ आफैमा तिमी एक विस्मृति एक जडिया डाकिनी जो नाचिरहेछ लासहरूमाथि मस्त भएर अब ओडेर वैराग्यको पछ्यौरी हेर त्यो डुब्दै गरेको जेन फकीर जस्तो घामलाई समाहित भएर यो एक्लो एकान्तमा यो लावत्स्य मौनता बीच च्यात तिम्रा विचारका पुराना पर्दाहरू पूर्वाग्रहका धमिला रेखाहरू निस्तब्ध निर्विचार निराकार चैतन्यको महाज्योति प्रज्वलित पार आफूभित्र आत्मदाह गर आफैलाई त्यही ज्योतिर्मय कोलाजमा टुक्रा टुक्रा पार तिम्रा व्यक्त औत्सुक्यहरू सन्यासी तिमी एक विशुद्ध बोध एक बौद्ध भिक्षु एक जोरबा एक अघोरी एक जैन फकीर एक साधु एक दिव्य चैतन्य किन अल्झिन्छौ यी फगत शुद्रतामा आऊ तिमी गाऊ बिथोभेनको 16औं सिम्फनी बजाऊ आफ्नो हृदय सारङ्गी बनेर इन्द्रधनुष नाप आफ्नै विशालता स्वयम्भू बन्द गर तिम्रा एक जोडी नजर शान्ति 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 शिथिल 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 सुनको ब्रह्मनाद रोकेर एक मुठी सास समाहित हौ त्यसैमा ध्यानस्थ 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 शनै शनै समाधिस्थ। बहुत सुंदर। अंग्रेजी के एक प्रमुख कवि हमारे सैली हुए हैं, उन्होंने कहा था कि आवर सैडेस्ट थॉट्स आर द स्वीटेस्ट सॉन्ग। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर राजीव प्रजापति, वो अपने इंग्लिश और नेपाली कविताओं के लिए। मिस्टर राजीव प्रजापति। म आफ्नो चाहिँ दुईटा इङ्ग्लिस पोइम भन्छु है। I am a thought of a wish hard to fulfill. I am a motion picture stuck at one screen. I am a dilute intensity of age-old thirst. I exist because of water. I am a live part of a two-part puzzle that dreams forever of my pair. Yes, I am a dissatisfaction of a single thought, half a book. I exist because a pair is a whole. I exist because I am a live part of a pair and I have an instinct to complete. मेरो अर्को पोम चाहिँ अलिक ठिकै लेन्थको रहेछ। Words are close to help discern things invisible. Poetry is an art of sewing fabric into the shape of those beautiful things that are invisible. Beautiful things called emotions. My notebook is a fashion studio full of textiles, like junk in the junkyard, trying to be shaped into invisible things that are non-existent. For the poet instead, Har, the source of those beautiful invisible things, is petrified. No beauty, no pride shall awaken these from death and inanimation, and my notebook has become a fashion studio full of textiles, just trying to be shaped into invisible things that are not there. Consciousness is a feeble imitation of true life, thereby my notebook is a fashion studio full of textiles, like junk in the junkyard, trying to be shaped into invisible things that are non-existent. Thank you. थैंक यू। सभी हमारे पास यंग पोएट हैं आज, और उसके बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस नसला चित्रकार, मिस नसला चित्रकार। सबैजनालाई नमस्ते, म नसला चित्रकार। आजको मेरो पोमको शीर्षक छ वकर। Walker. I have always been a walker, a laugher, a speed talker, and a punk rocker, at least in my head. I would rather walk that extra mile and do it alone and with a smile, and to a newly acquainted friend,
it could come as a shock that I had to walk home from Logan Cave, a good 35 minutes walk. But I've always been a walker. From the time my aunt would take me by my tiny hands and let me climb up the steps of Swayambhu, and overhead the eagles flew, and the monkeys shouted away as the sari-clad women who had come to pray. And the prayer flags fluttered as if to tell me it would be okay. That I would only have to put one step in front of the other and I'd be rid of everything that would be there to bother. Perhaps that's why I walk when my mood's crappy and I walk when I'm happy. And maybe that's why I walked home. The 6 kilometers from my very best friend's place, unwitting tears streaming down my face, the evening she was to leave to study abroad. And maybe that's why I walk home to places far away from home, and yet home. Because where I come from, the site of the Himalayas is home. These legs have taken me places only legs can take you. To places where a porter carrying a third of his weight is nicknamed the Flying Horse as he soars through the hills, like you would sashay through the busy streets of Kathmandu. To places my grandmothers, 60 and 61, walk with courage and patience despite their age, with courage and patience because of their age. Pausing, resting, sipping from their water bottles, and walking. Walking to places where the sky is so big and blue and all else you see is the white and the brown of the mountains, with the occasional color of the prayer flags that carry your prayers to the deceased, where the stacks of stone pile up with every passing travelers and the flowers left by them wilt away and are replaced with more prayers for the deceased. Prayers you can feel in the atmosphere, heavy and light at the same time. To places where you feel tiny, insignificant, and lost. But there's also an exhilaration that fills up your insides, and there is a serenity that equals no other. And it is in passing moments like these that I realize why I'm a walker. जिंदगी चलने का नाम है और चलते चलते आदमी वॉकर ही होता है हमेशा। अब उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर सुभाषिष पराजुली नेपाली कविता के लिए। मिस्टर सुभाषिष पराजुली। सर्वप्रथम त म यस पोइम टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको दुईवटा संस्करणमा म यहाँ अडियन्समा आएर विभिन्न कविहरूको कविता सुन्दै ताली बजाउँदै बस्थेँ र आज म यहाँ उभिएर आफ्नो दुईवटा कविता लिएर आएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छैन। म आफ्नो कवितालाई नराम गर्ने काम गर्दिनँ, यो तपाईँको हातमा तपाईँहरूको जिम्मामा छोड्दै म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। खुसीले 3 दिनपछि फर्किने बाचा गरेर गएको छ। खुसीले 3 दिनपछि फर्किने बाचा गरेर गएको छ। तर जब जिन्दगीको किताब खोली हेरेँ तब थाहा भयो कि साला जिन्दगी नै 2 दिनको रहेछ। यो मेरो पहिलो कविता र मेरो अर्को कविताको पनि शीर्षक छैन, यो पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। ए ईश्वर सन्चै छस्, किन अचम्म मान्दैछस्? तँलाई हे ईश्वर भनी नपुकारेर ए ईश्वर भनी बोलाएकोमा अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने भक्त होइन म तेरो शुभचिन्तक हुँ, पूजक होइन म तेरो एउटा मित्र हुँ। तेरो अगाडि हात फिजाएर सुखको भिख माग्ने भिखारी होइन म, सुख पाएपछि तँलाई चटक्क बिर्सने निष्ठुरी भिखारी होइन म। म त तेरो सहयात्री, सुख दुःख दुवै बेला तँलाई याद गर्ने साथी। त्यसैले सोध्दैछु ए ईश्वर सच्चै छस्? दुनियाँका इच्छा र सपना पुरा गर्दा गर्दै थाकिस् होला। हरेक मनुष्यका चर्का पुकार सुनेर तेरा कान दुखे होला। हरेक बिरामीलाई निको पार्न खोज्दा त आफै थला परिस् होला। यी प्यासी जिउँदा लासहरूलाई सुखका थोपा बाँड्दा बाँड्दै तँले दुःखको सागरमा डुबिस् होला। त्यसैले म आज तेरो ईश्वर भनेर सोध्दैछु, भन के वर माग्छस् आज एक एक गरी सबै कुरा गरिदिन्छु। ए ईश्वर सुन्दैछस्? धन्यवाद। Really, युवा तुर्क हैं? युवा तुर्क वेरी गुड। तो आपकी कविता बहुत अच्छी और एक
जो इस उम्र में जो भाव होना चाहिए वही कविता है। और कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनगर बहुत अच्छे, मगर कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस हेमंतिका पलिखे। Hello everyone. The poem that I'm going to perform is titled Cliche Yet Not So Cliche. So here it goes. I am a mess. Now I wouldn't ask you to add beautiful as an adjective in front of it, no matter how much I like the song. What a beautiful mess this is. Well, I'm just a plain bland mess, spelled with a capital M-E-S-S. But somehow, you're able to overlook or ignore the double S and love the me that is left. You are able to read the patterns of my breath, able to read my glances. It's like magic. Well, not exactly magic, but you know what I'm talking about, right? It's like the butterflies fluttering in a sunny day. It's like the fireflies enlightening the night. It's like the stars that are there to stay. It's a wish, a dream, a reality that may or might. And in my solitude, I find myself smiling at the air around me. I swirl and twirl around with it, pretending to be a ballerina, imagining the ball and Cinderella. And things get a little corny around here, but the days seem brighter, but shorter. The birds seem happier, the air seems lighter, and the food seems much better in your presence. And I want to be with you, even when the sun dies out, the moon fades away, and the stars hide. Because you brighten up my day better than all of the three. I've always been that overthinking girl who does not have time to think before she speaks, but a lot of time after to analyze it. But you understand her, like you understand her cravings for chocolate and ice cream, like you understand her random rambles of wishing a holiday, wanting to go to the middle of the ocean alone, and wanting to own a horse because unicorns aren't real. And you are like a circle with a twist in the middle, because you go round and round in my head and thoughts clash, and I'm confused which path to follow, and that, my love, is a never-ending process. So you are my circle with a twist in the middle. You are my infinity. You are my cup of coffee in those early mornings or late nights when the piles of assignments surround me, and I tell you things not knowing how much of it you'd actually understand. I hope it is at least 1.5 out of 3. And in that never-ending argument, know that I love you more, because to me the days we spent together always seem to be a day less. The moments we share together always seem to be one moment short. The times we are together always leaves me wishing for it to last forever. The argument is not valid because I can give up chocolate and ice cream for you. I wish I could measure my love for you inch by inch, gram by gram, liter by liter, and lay it all in front of you so that you can do the calculations. People call me a poet when you're the one with all the words that could compile to make super hit movie dialogues, but you swear by them. So throwing the skeptical thoughts aside, I look up, smile, and say that I love you. Thank you. थैंक यू हेमंतिका। कविता, तुमको मैं क्या कहूँ, सुख कहूँ, दुख कहूँ, गर्मी कहूँ, धूप कहूँ, तुमको मैं क्या कहूँ। कविता, तुम ही हो मेरे जो जीवन की साथी हो, मेरे दुख की साथी, मेरे सुख की साथी। होता हूँ अकेले में तो तुम ही याद आती हो। कविता, तुमको मैं क्या कहूँ, तुम ही तो हो जो मेरे दुख की साथी हो, मेरे सुख की साथी। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस उज्ज्वला महर्जन।
really happy to hear Hemantika's poem. New stuff come every day, but I'm going to do an old one. This one is called Speaking Up. You see, in a huge, bulky book we read called Elements of Literature, so D.H. Lawrence made a point in one of the many chapters that cocksure women and henshaw men were going against their nature. On that I agree completely, sir, but I think there's a point to note. While confusing the confidence of the modern woman with the cocksureness of a cocky cock, we say that the modern woman is trying to be. Don't you see? The animal analogy fails when the modern woman is still as henshaw as a humble hen, but one who's learned to speak. To speak out because she can brave up to break that silence. To speak out because she's finally found her voice again. To speak out when she's told to stay shut, be demure, act dumb, because guys will like it. To speak out when she's dolled up by her own mother, suffocating her under puffs and powder, tiny waist dresses and fake smiles of dainty beauty queens. To speak out against her partner who plays her like a puppet and all that for her. To speak out against the violence of you're nothing. You're the weaker sex. You're what the society says you are. To scream out loud in her newfound voice to say this. Look at me. I'm not a hen, I'm not a cock, I'm not a puppet, I'm not a doll, I'm a woman. And I'm not that demure damsel in distress of a typical fairy tale. I'm the dauntless, independent woman of modern reality. Thank you. थैंक यू दादा। आज के हमारे इस कविता गोष्ठी से हमें यही दिखाई दे रहा है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो जो हमारी महिला कवि हैं, कवित्री हैं, उनकी कविताओं में जो एक भाव है वो काफ़ी कोमल भाव है, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, साहित्यकार हैं, उनकी भावों में, उनकी कविताओं में काफ़ी जोश है और समय के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी सराहनीय है। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर संघर्ष छेत्री नेपाली कविता के लिए। नमस्ते, म संघर्ष छेत्री। अरू भन्नुभन्दा पनि मैले यसमा कविताको थोरै प्रसङ्ग सुनाउँछु। यसमा लगभग यो 71 सालको असारको 10 गते लेखेको कविता। आज 5-7 दिनको दिन भयो। रातिको बेला पशुपतितिर गएको थिएँ, जानुपर्ने थियो। त्यस्तै कसैको के भन्दाखेरि चाहिँ अब अन्तिम संस्कारले जानुपर्ने थियो। त्यस्तो बेला मैले कसैलाई पनि सानोमा दिँदिनँ, केही गर्न सक्दिनँ र एउटा कुनामा बसेर लेखेँ। यो चाहिँ सम्झे त्यसरी लेखेँ। कविताको शीर्षक छ फकीर। प्रभु माफी पाऊँ, मैले बाँचेर त सुख दिइनँ, मरेर पनि सुख दिइनँ जहाँलाई। प्रभु मलाई स्वर्गको द्वार खोलिदिनुहोस्। एकजना मुर्दाले बेदी विषय मेरो आलितिर छोड तेरो बकवास, म तेरो मुक्ति त होइन। घाट घाटमा डुलिने एक फकीर हुँ। मलाई दुःख छ प्रभु, कम्तीमा मर्ने बेलामा आफ्नो लास छोड्ने कात्रो किनेर मर्न चाहन्थेँ। दुई गाँस खाएकै थिएँ, गिट्टी कुटेर भए पनि। उसले सबुत प्रमाण पेश गर्यो, हातमा सुन्निएका ठेला देखाएर। मैले उसलाई सुस्तरी भनेँ, देश तिमी हामी जस्ता भुइँफुट्टाहरूले देश हुँदैन। आफ्नो मफलर दिएँ लास छोड्न। एउटा बलात्कारी लास आयो, उभियो र भन्यो, मैले नगर्नु गरेँ प्रभु। मलाई स्वर्गमा थोरै ठाउँ दिनुभयो भने म गल्ती सुचाउन चाहन्छु। मेरो कन्सिडी राख्यो। यो सारेलाई सिधै टिचिङमा चलाइरह्यो। अन्य मुद्दालाई आदेश दिएँ, यस बलात्कारीको लिङ्ग भेदन गरी ल्याउनु। कम्तीमा स्वर्गमा त शान्ति छ होला। अनि एउटा लास हातमा मेरो आदेश भयो। सोधेँ, के हो तिम्रो समस्या? म किडनी बेच्न बाध्य पारिने। कसरी? उसले रुन्थ्यो भने एपेन्डिक्सको अपरेसन भन्दै किडनी निकालियो। म चुपचाप खाली कागजमा दस्तखत गर्न बाध्य पारिने। बाँच्न मन लागेन र आलुका फुलहरूसँग फल्नु हुने। यो स्वस्थ मुटु छ, काम लाग्न सक्छ मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीको लागि। तर मुटुको चाल बन्द भइसकेको थियो। अन्त्यमा एउटा महिला लास आयो। मेरा बाआमाको बैशाखी बन्न
विदेशीकी थिएँ। विदेशीले त मेरो यौवन लुटे। देश फर्केपछि अध्यागमनका देशका राष्ट्रद्रोही पनि छोडेनन्। मसँग भएको मेरो हातको बाला, सिक्री र यो लगेज पुर्याइदिएँ। मेरी आमाको क्रिया खर्चको लागि। सबैलाई भने मैले के नै गर्न सक्छु र म त एक घाटमा गुली हिँड्ने फकिर हुँ। सबै मुजुक्क तयार पाएँ। अब नेपाल सरकारलाई बुझाउनु सक्छ म त एक घाटमा गुली हिँड्ने फकिर हुँ। सबै मुजुक्क तयार पाएँ। अब नेपाल सरकारले बुझाउन सक्छ। धन्यवाद। एक ज्वलंत मुद्दे पर आपकी कविता। नियति तुम क्या हो? मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी ही नियति का पता चलेगा। पशुपति, ये तुम ही दिखा सकते हो। एक तरफ 1 लाख बत्तियां जलाई जा रही हैं, नवविवाहित जोड़े हैं और नए पूजा है, प्रार्थना है। एक तरफ दूसरे घाट पर देखता हूँ तो कोई शांत निस्सब अपने चिता में जल रहा है, किसी की लाश आई है। अभी